हाँ भाई गेट लगा दो। कहाँ तक पढ़ लिए? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हुआ था शायद, है? ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात चल रही है अपनी, और उसमें एंडोस्पर्म किस प्रकार से डेवलप होता है यहां तक बात हुई है, जिसमें फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर, ये दो तरह के एंडोस्पर्म, और उनमें भी जो कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियर है। फ्री न्यूक्लियर या सेलुलर तब बोला जाएगा जब आप उसके शुरुआती डिविजन्स को देख रहे हैं। शुरुआती डिविजन्स अगर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स चले हैं तो वो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कौन सा बन के आता है? न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर। लेकिन शुरुआती डिविजन्स अगर चले हो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस, तो वो शुरुआत से कैसा बनता है? सेलुलर ही बनता है। कोकोनट वाटर क्या है? फ्री न्यूक्लियर। और सॉलिड वाइड एडिबल पार्ट, इट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, और यू कैन से एम्ब्रियोजेनी। जिस एंड पर जाइगोट बनता है उसी एंड पर एम्ब्रियो भी बनता है। तो जाइगोट किस एंड पे बनता है? माइक्रोपाइलर एंड पर। तो एम्ब्रियो भी किधर बनेगा? माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगा। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड। where zygote is located or situated. Most of the zygote divides when certain amount of endosperm is formed. जिसको कुछ अमाउंट के अंदर एंडोस्पर्म बन चुका होगा तब जाइगोट के अंदर मोस्टली डिविजन स्टार्ट होते हैं, और उसका रीजन सो एज टू गेट द न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन ले सके। तो क्या एक प्रकार का एडेप्टेशन हो गया ये? किस तरीके का कि अब श्योरिटी होगी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। इज इट क्लियर? तो मोस्ट ऑफ जाइगोट, अरे कौन है ये? तो ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस है जिसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये लाइंस आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम देखने जा रहे हैं वो है डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। डाइकॉट एम्ब्रियो, एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो ऑर्थोट्रोपस के रेस्पेक्ट में डायग्राम्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ऑर्थोट्रोपस में बेस पर क्या शो करेंगे? चलाजा, और अपर साइड पर माइक्रोपाइल। लेकिन यहां पर मैं जो आपको डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूं वो एनाट्रोपस के रेस्पेक्ट में डायग्राम है। तो बताएं यहां पर माइक्रोपाइलर एंड और इधर चलाजा एंड, और माइक्रोपाइलर एंड है तो फिर यहां पर ये जाइगोट। जब तक जाइगोट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ये रेस्टिंग फेज में रहेगा। किस में रहेगा? रेस्टिंग फेज में। इसमें डिवीजन स्टार्ट नहीं हुए होंगे। यही लिखा है हमने कि मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड्स व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो अब ये रेस्टिंग फेज में ये सारा डेवलपमेंट यहीं चल रहा है, इसको हम डेवलपमेंट को अलग से देख रहे हैं। ये जाइगोट है एंड दिस जाइगोट इज इन अ रेस्टिंग फेज।
ये रेस्टिंग फेज में जो जाइगोट होगा इसको बोल दिया जाएगा oospore. So oospore is the resting phase of zygote. ये जाइगोट का रेस्टिंग फेज है. जब एक बार इसको न्यूट्रिशन मिलने लगेगा तो उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, और वो डिवीजन जो इसके अंदर होगा वो होगा ट्रांसवर्स डिवीजन. कैसे डिवाइड करेगा? ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा. तो इट विल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन. और जब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे तो दो सेल्स बन के आएंगे, एक एपिकल और एक बेसल सेल. एपिकल को टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल भी बोल दिया जाता है. तो दो सेल बन के आएंगे, एम्ब्रियोनल बनेगा एक तो, और एक सस्पेंसर सेल. बेसल सेल इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंसर सेल. दोनों ही सेल्स के अंदर साइमल्टेनियसली डिवीजन चलेंगे, एक साथ डिवीजन चलेंगे, और वो होंगे माइटोसिस. क्या चलेगा? बोथ ऑफ दीज विल अंडरगो माइटोसिस. लेकिन माइटोसिस में जो प्लेन ऑफ डिवीजन दोनों में रहेगा वो अलग अलग रहेगा. एम्ब्रियोनल सेल के अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन रहेगा लॉन्गिट्यूडनल. तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, और सस्पेंसर सेल के अंदर जो डिवीजन होंगे वो होंगे ट्रांसवर्स. इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन चलेगा. तो शुरुआत में जो एम्ब्रियो बन के आएगा वो कलेक्टिवली उसकी जो स्टेजेस होंगी वो प्रो एम्ब्रियो कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? एनसीईआरटी केवल एक डायग्राम मेंशन करता है जिसमें ये दो सेल्स बनते हुए नजर आता है, लेकिन इसके आगे भी ये डिवाइड हो रहा है. ये सारी स्टेजेस जो होंगी इनको हम कलेक्टिवली प्रो एम्ब्रियो बोल सकते हैं. ऑल दीज स्टेजेस आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज प्रो एम्ब्रियो. फर्दर डिवीजन जब चलेंगे तो प्रो एम्ब्रियो स्टेजेस से आगे ग्लोबुलर स्टेज आएगी. क्या आएगी? इसके अंदर फर्दर डिवीजन चले तो फर्दर डिवाइड होने पर एम्ब्रियोनल सेल के अंदर जब डिवीजन चल रहे हैं तो ये ग्लोबुलर स्टेज बन के आ जाती है, और इस स्टेज तक सस्पेंसर सेल में जो डिवीजन चल रहे होंगे उसके कारण सस्पेंसर कंप्लीटली बन चुका होगा. ये सस्पेंसर बन गया, और ये एम्ब्रियोनल सेल में जो डिवीजन चल रहे हैं उसके कारण ये ग्लोबुलर स्टेज आ गई है, जो कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो की स्टेज है. किसकी? एक डेवलपिंग एम्ब्रियो की स्टेज है. और ये बन के आया यहां पर suspensor, and this suspensor is 6 to 10 सेल. 6 से लेकर 10 सेल हैं इसमें. सभी सेल्स एक जैसे होंगे, लेकिन इसका जो लास्ट सेल होगा इट इज कंपैरेटिवली लार्जर. ये कंपैरेटिवली बाकी के लार्ज होगा, और ये जो लास्ट वाला सेल जो लार्ज दिखाई देता है ये कहलाता है हॉस्टोरियल. क्या कहलाता है? तो सस्पेंसर का आखिरी वाला सेल हॉस्टोरियल सेल कहलाता है. ये हॉस्टोरियल सेल ही है जिसकी वजह से इसमें सस्पेंशन आया है. इट वर्क्स लाइक अ स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग की तरह जब काम करता है तो ये इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को आगे पुश करता है. यहां पर क्या होगा? एंडोस्पर्म. ये सारा जो बन रहा है वो कहां बन रहा है भाई? यहीं बन रहा है. और यहां अगर ये बन रहा है तो इधर क्या है? सारा एंडोस्पर्म है. तो क्या धकेलेगा क्या उसके एंडोस्पर्म के अंदर? और एंडोस्पर्म में क्या है? न्यूट्रिशन है. तो क्या न्यूट्रिशन मिलेगा इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को? तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर? टू पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू द फूड लेडन एंडोस्पर्म. फूड लेडन एंडोस्पर्म समझ रहे हैं? यानी एंडोस्पर्म ऐसा जहां पर फूड भरा हुआ है वहां पर ये उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश करता है, धकेलता है, सो एज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. क्लियर है? तो क्या फंक्शन है इसका, वो समझ में आया? तो फंक्शन यहां पर याद होना चाहिए सस्पेंसर का, दैट इट पुशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो.
which is developing embryo into the food laden endosperm so as to provide the nutrition. अब फर्दर इस सस्पेंसर के अंदर कोई डिविजन्स नहीं होंगे, जितने डिवीजन होने हैं वो सारे डिवीजन इसके अंदर हो चुके होंगे। ठीक है, जब भी लिख दिया अपन ने कितने सेल का बन सकता है, ये मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 सेल का बन सकता है, 6 to 10 सेल। अब फर्दर इस सस्पेंसर में कोई डिवीजन नहीं होंगे, लेकिन यहां पर अभी और डिवीजन चलेंगे। प्रो एम्ब्रियो के बाद ये जो स्टेज है ये क्या कहला रही है, ग्लोब्यूलर स्टेज। दिस इज द ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस ग्लोब्यूलर स्टेज में अभी भी डेवलपमेंट चलेगा और ये डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हुए चले जाएंगे, और नंबर ऑफ सेल जब बढ़ेंगे तो उस नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये ग्रूव बनता हुआ नजर आएगा बीच में, और ये जुड़ा हुआ होगा इसके साथ क्या, सस्पेंसर। नाउ इट बिकम्स हार्ट शेप्ड। कैसा हो गया ये, हार्ट शेप्ड। तो ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, हार्ट शेप्ड स्टेज आती है। सस्पेंसर में डिवीजन क्या रुक चुके हैं, वो वहीं रुक गए। ग्लोब्यूलर स्टेज में जितना बनना था सस्पेंसर को उतना बन गया, अब आगे कोई फर्दर उसमें डिवीजन नहीं है। लेकिन एम्ब्रियोनल सेल के अंदर अभी भी डिवीजन चल रहे हैं, तो यहां पर भी डिवीजन हुए तो ग्लोब्यूलर बना, अब और डिवीजन हुए तो क्या बना, हार्ट शेप। इसके अंदर भी अभी डिवीजन होंगे, और इसमें डिवीजन होने के बाद अब इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे कि जब ग्रुप बन गया तो जब सेल का नंबर बढ़ता हो जाएगा तो ये एक और बैंड हो जाएगा। तो अब बन के आएगा एक मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बन के आएगा, एक मैच्योर एम्ब्रियो बन के आएगा। दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो। तो समझ में आया ना, नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो किधर एक तरफ ये बैंड करता हुआ जा रहा है, तो एक तरफ ये बैंड कर जाएगा, जहां पर ये दोनों क्या होंगे, कॉटिलिडोन्स। किसका डेवलपमेंट देख रहे हो, डायकोट का। तो कितने कॉटिलिडोन होंगे, 2 कॉटिलिडोन्स होंगे। क्लियर है, तो एक एम्ब्रियो बन के आ रहा है और एक मैच्योर एम्ब्रियो। क्या ये, दिस इज अ मैच्योर। तो हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद अब क्या बनता है, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो बन के आता है। दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो। इस मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, और वो 2 पार्ट कौन से होंगे, एक तो कॉटिलिडोन होगा और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। क्या होगा, कॉटिलिडोन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस। शुरुआत में जब ये मैच्योरिटी अटेन नहीं कर पाया है, तब तक क्या वो सस्पेंसर जुड़ा हुआ था, तो तब तक वो सस्पेंसर है इसके पास। ये सस्पेंसर शुरुआत में तो है, लेकिन जैसे ही ये एम्ब्रियो मैच्योरिटी अटेन करता है, नाउ दिस सस्पेंसर डिजनरेट। तो ये ध्यान रखना है कि जब मैच्योरिटी आ जाएगी एम्ब्रियो के अंदर, द सस्पेंसर डिजनरेट्स। ये सस्पेंसर डिजनरेट हो जाएगा, तो आपको जब फाइनल डायग्राम आप देखेंगे तो उसमें ये सस्पेंसर नहीं दिखेगा। ये समझाने के लिए है कि सस्पेंसर इनिशियल स्टेज में तो जुड़ा हुआ होता है, लेकिन बाद में ये खत्म हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको ये मैच्योर एम्ब्रियो दिखाई देगा। अब इस मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर ये 2 कॉटिलिडोन है और है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये 2 लास्ट एंड्स हैं, एक एंड ये है और एक एंड ये है। दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसका एक एंड है प्लीम्यूल और दूसरा एंड है रेडिकल। तो यहां पर ये दोनों हो गए कॉटिलिडोन्स, और क्योंकि ये एक डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, तो यहां पर कितने, 2 कॉटिलिडोन्स बन के आएंगे। ये है यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस, and this embryonal axis is also known as टाइजेलम। किस और नाम से जानते हैं इसको, टाइजेलम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए एम्ब्रियो में कितने पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, वन इज कॉटिलिडोन एंड अनदर वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 एंड हैं, जिसमें एक है ये प्लीम्यूल, दिस इज द प्लीम्यूल, and this plumule it forms the
शूट सिस्टम। क्या बनाएगा ये शूट को बनाने का काम करेगा। और ये एंड जो है ये कहलाएगा रेडिकल, एंड दिस रेडिकल लेटर ऑन गिव राइज टू रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम को बनाएगा। तो जब रूट सिस्टम यहां पर बनेगा तो फिर यहां पर डेवलप होगा ये रूट कैप। दिस इज द रूट कैप। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस है पूरा? दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट है जो टर्मिनेट हो रहा है किसके अंदर? लिब्यूल के अंदर। और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट है जो टर्मिनेट हो रहा है रेडिकल में। तो द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट टर्मिनेट्स इनटू द लिब्यूल इज नोन एज एपिकोटाइल। सुन रखे ना नाम? ये कहलाता है एपिकोटाइल। एंड द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल इज नोन एज hypocotyl. But this definition is incomplete definition of epicotyl and hypocotyl. Below the level and above the level of cotyledon जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और यहां पर वो लेवल के आधार पर आप डेफिनेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो एक डायग्राम देखेंगे ग्राम एम्ब्रियो का, वहां पर वो लेवल की बात भी आपके सामने आ जाएगी। क्लियर है? उस पर वहां समझ में आ जाएगा पूरा। उसके बाद आप वो दो डेफिनेशन वहां पर कंप्लीट लिख लेना। लेकिन फिलहाल जो आपने स्ट्रक्चर्स देखे यहां पर जो सीक्वेंस में जो स्टेजेस बन के आई वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि जब आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं तो सबसे पहली स्टेज कौन सी बन के आती है? प्रो एम्ब्रियो स्टेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्लोबुलर स्टेज आती है, तो उसके बाद हार्ट शेप्ड स्टेज आती है, तो फाइनली फोर्थ है मैच्योर एम्ब्रियो। तो आपसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सीक्वेंस पूछे तो ये सीक्वेंस दिए जा सकते हैं ऑप्शंस में। आपको उसको प्रॉपर तरीके से देखना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें करेक्ट है। कर लेंगे? ये डायग्राम दे दें तो डायग्राम कर सकते हो। ये कि यही डायग्राम आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ये हार्ट शेप वाला जो एम्ब्रियोनल पार्ट है वो नीचे और ये सस्पेंसर ऊपर की ओर, ऐसे ही ये ग्लोबुलर वाला पार्ट नीचे और ये सस्पेंसर ऊपर की ओर दिखेगा। क्लियर है? और यहां पर भी ऐसा ही ये इधर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगले ही पेज पर ये का ये डायग्राम और मिल रहा है। यानी एनसीईआरटी ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के जो सीक्वेंसेस के डायग्राम्स दिखा रखे हैं वो ऑर्थोट्रोपस के रेस्पेक्ट में दिखा रखे हैं। और फाइनली एक डायग्राम एलएस ऑफ ग्रास एम्ब्रियो के ठीक ऊपर आपको मिलेगा, वो एनाट्रोपस के रेस्पेक्ट में बनता हुआ डायग्राम है। जैसे आपने एम्ब्रियो सेक में देखा था, ऑर्थोट्रोपस के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाए गए थे और फाइनली उन्होंने फाइनल डायग्राम एक और दिया था जो एनाट्रोपस के रेस्पेक्ट में था। देना एक बार एनसीईआरटी। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये सारे डायग्राम जो है वो ऑर्थोट्रोपस के रेस्पेक्ट में है। और इधर एक और डायग्राम आपको दिख रहा है, ये फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम है, ये एनाट्रोपस के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? होस्टोरिया इज द सेल ऑफ सस्पेंसर। ठीक है? तो ये होस्टोरिया शब्द जब भी आता है मतलब एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड काम कर रहा है। कोई भी कहीं पर भी आ जाए होस्टोरिया शब्द, मतलब होस्टोरिया वर्ड आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? एब्जॉर्प्शन। ठीक है? तो यहां पर बाकी के सेल्स के रेस्पेक्ट में ये लार्ज साइज का होता है और ये लार्ज साइज सेल ही एक तरीके से दूसरे सेल्स में क्या करता है? सस्पेंशन जनरेट करता है। और जब सस्पेंशन जनरेट करेगा तो क्या करेगा? इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, क्या ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको पुश करता है कहां पर? यहां पर प्रेजेंट जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर, जिससे कि उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या मिले? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगेगा। यहां पर फिलहाल जो डेफिनेशन दिखती है आपको केवल ये पता लग रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट है जो कि खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है किसमें? प्लूम्यूल में। उसको क्या बोलोगे? एपिकोटाइल। और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट है जो कि टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है किसके अंदर?
रेडिकल में, उसको क्या बोलोगे? हाइपोकोटाइल। कंप्लीट डेफिनेशन एक डायग्राम और बना रहा हूं अभी मैं, उससे और क्लियर हो जाएगी पूरी डेफिनेशन। कर दें क्या रब इसको, अगर नहीं बना रहे हो तो? कौन कौन लिख रहा है जल्दी? कर दे रहा भाई? ये तो लाइनें लिख ली होंगी, हटा दें ये। ग्राम एम्ब्रियो को देख रहे हैं, एंड ग्राम इज अ डाइकॉट। ग्राम के एम्ब्रियो में ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएंगी आपको। कोटिलिडॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे? यहां पर भी 2 कोटिलिडॉन्स होंगे। दिस इज 1 कोटिलिडॉन एंड अनदर वन इज दिस। तो एम्ब्रियो में कोटिलिडॉन है और दूसरा पार्ट, अरे दूसरा पार्ट क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। अरे जवाब दे सकते हो ना ये तो एम्ब्रियो कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। वन इज कोटिलिडॉन एंड अनदर वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो कोटिलिडॉन है और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक एंड है रेडिकल और दूसरा एंड है प्लेम्यूल, एंड दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें एक एंड है ये प्लेम्यूल और दूसरा एंड है ये रेडिकल। तो बताओ ये डेफिनेशन कुछ समझ में आती है? बोलो डेफिनेशन। द पार्ट और द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट लाइज अबाउ द लेवल ऑफ कोटिलिडॉन, लेवल के ऊपर है, अबाउ द लेवल ऑफ कोटिलिडॉन्स एंड टर्मिनेट्स इनटू प्लेम्यूल। तो बोलो इसकी डेफिनेशन। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट लाइज below the level of cotyledons and terminates into radical। आ गया? तो बताओ ये क्या है? दिस इज द एपिकोटाइल एंड दिस वन इज द हाइपोकोटाइल। और आप शब्दों से देखें तो शब्दों से भी आपको कुछ जानकारी मिल रही है। एपी मतलब अबाव, कोटाइल मतलब कोटिलिडॉन, अबाव कोटिलिडॉन्स, हाइपो मतलब बिलो, कोटाइल मतलब कोटिलिडॉन, बिलो कोटिलिडॉन्स। क्लियर है? The portion of embryonal axis that lies above the level of cotyledons and terminates into plumule, and the portion of the embryonal axis that lies below the level of cotyledons and terminates into a radical is known as hypocotyle। लिख लो, अगर आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और ये कंप्लीट डेफिनेशंस है जो एनसीईआरटी भी प्रोवाइड करता है।
लिख लोगे ना डेफिनेशन अपने आप? लिखना जरूर उसकी डेफिनेशन। कोई अगर नोट्स वगैरह बना रहे हो तो लिखना मस्ट है आपके लिए। नहीं आपने कर रखा है और मॉड्यूल में कर रहे हो तो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। ये सारे डायग्राम हो गए सबके? कर दे रहा हो? है कुछ देख लो। बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो, और एनसीईआरटी मोनोकॉट एम्ब्रियो के लिए बात कर रहा है ग्रास एम्ब्रियो की, एंड ग्रास इज अ मोनोकॉट। लिख लिया? सब में करेगा ना, सारा पूरा ही करेगा। सस्पेंशन तो पूरे में होगा, लास्ट वाले सेल में सस्पेंशन होगा तो क्या ये एम्ब्रियो जो पार्ट है डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्या ये आगे बढ़ पाएगा क्या? पूरा यहां तक पहुंचेगा ना सस्पेंशन तो उसका, तभी तो पूरा नाम क्या है इसका, सस्पेंसर। लास्ट जो है वो एक्टिविटी जो आई है वो मेनली किसकी वजह से आई है, उसके होस्टोरियल सेल की वजह से। बात कर रहे हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की, और मोनोकॉट एम्ब्रियो में बात आती है ग्रास एम्ब्रियो। ग्रास इज अ मोनोकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियोज का जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज तक है, और वो पर्टिकुलर स्टेज है ग्लोब्यूलर। कौन सी? ग्लोब्यूलर स्टेज तक। उसके बाद मोनोकॉट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो स्टेज आती थी वो कौन सी थी? हार्ट शेप थी। और हार्ट शेप में क्या ग्रूव बन जाता था, और उस ग्रूव बनने के कारण ही आगे कितने, दो कॉटलीडॉन्स बने। लेकिन यहां पर एक सिंगल कॉटलीडॉन बनेगा तो उस प्रकार का कोई ग्रूव नहीं बनता है, एक सिंगल कॉटलीडॉन बनेगा। आगे कौन सी स्टेजेस आएंगी उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, केवल मैच्योर एम्ब्रियो किस प्रकार से बनता है और कौन से उसमें पार्ट्स होंगे वही आपको देखना है इसके अंदर। क्लियर है? लेकिन एक लाइन आपको याद होनी चाहिए कि मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर है, लेकिन कुछ स्टेज तक। और वो स्टेज कौन सी है वो नहीं दे रखा है वहां पर कि कौन सी स्टेज है, बस यही दे रखा है कि इनकी डेवलपमेंट जो है वो सेम है अप टू सर्टेन स्टेज, एंड दैट सर्टेन स्टेज इज अ ग्लोब्यूलर स्टेज। क्लियर है? तो डेवलपमेंट जो होगा, इट्स डेवलपमेंट इज सिमिलर टू द डाइकॉट एम्ब्रियो, बट अप टू ग्लोब्यूलर स्टेज। अब एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ग्रास एम्ब्रियो, एलएस ऑफ ग्रास एम्ब्रियो। उस डायग्राम को
याद रखने के लिए, उसमें जो भी चीजें हैं वो याद रखने के लिए एक लाइन डायग्राम से आप उसको याद कर लें, और वो जब सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी तो आप वो उस डायग्राम में भी लेबल कर पाओगे। वो आइडेंटिफाई के लिए आ सकता है, लेबलिंग के लिए आ सकता है, तो उस डायग्राम को तो आना ही चाहिए आपके अंदर, है ना। लेकिन उसको, उसके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं वो सब याद रखने के लिए लाइन डायग्राम आप समझ लेना। अब आप जानते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा पार्ट कॉटिलिडोन है। तो एक सिंगल लाइन हम यहां बना रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस को। व्हाट इज दिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ही साइड पर क्या बनता है, एक सिंगल कॉटिलिडोन बनता है। This is the single cotyledon which is formed at one side or lateral side of this embryonal axis. और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक पॉइंट जो है वो है प्लीम्यूल, और दूसरा जो एंड है उसका वो है रेडिकल। शुरुआत में जब ये डेवलपमेंट चल रहा है तो उस टाइम पर उसके दूसरे साइड पर भी एक कॉटिलिडोन बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन बन नहीं पाया, रिड्यूस ही रह गया और डिजनरेट हो गया। वो कहलाता है एपीब्लास्ट। क्या कहलाता है, तो वो एपीब्लास्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक रिड्यूस्ड कॉटिलिडोन को। किसको, रिड्यूस्ड कॉटिलिडोन को। ये जो प्लीम्यूल पार्ट है ये क्या शूट सिस्टम बनाता है, और शूट सिस्टम बनाता है तो यहां पर बनेगा ये शूट एपेक्स। क्या बनेगा, शूट एपेक्स। और जब शूट एपेक्स बन रहा है तो यहां पर बनेंगे ये लीफ प्रिमोडियास। व्हाट आर लीफ प्रिमोडिया, लीफ के इनिशियल स्ट्रक्चर्स। याद आ रहा है, प्रिमोडिया वर्ड रेफर्स टू इनिशियल स्ट्रक्चर। लीफ लगा दिया तो लीफ के, और फ्लोरल लगा दिया तो फ्लावर के होंगे। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर ये क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, रूट सिस्टम को बनाएगा, और उसी टाइम पर यहां पर रूट कैप का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। क्या बनेगा, रूट कैप भी बनेगा। अब यहां पर प्रोटेक्शन, कुछ प्रोटेक्टिव शीट बनती है प्लीम्यूल और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए शीट बनती है जिसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। और रेडिकल और रूट कैप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनता है एक प्रोटेक्टिव शीट दैट इज नोन एज कोलियोराइजा। क्या बोलोगे, कोलियोराइजा। यहां पर अब इसकी लेबलिंग कर लें आप पूरे। यहां ये देख रहे हैं सिंगल कॉटिलिडोन है विच इज नोन एज स्क्यूटेलम। दिस इज द स्क्यूटेलम विच इज द सिंगल कॉटिलिडोन। तो जो एक कॉटिलिडोन मोनोकॉट के अंदर बनता है उसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम। एंड दिस स्क्यूटेलम इज अ शील्ड शेप्ड कॉटिलिडोन। कैसा होता है ये शील्ड शेप्ड होता है। दूसरा आप यहां पर देख रहे हैं यह है एपीब्लास्ट। एंड दिस एपीब्लास्ट इट रिप्रेजेंट्स द रिड्यूस्ड कॉटिलिडोन। ये रिड्यूस्ड कॉटिलिडोन है। बाकी ये पूरा जो है ये क्या है, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब ये कॉटिलिडोन है तो वही डेफिनेशन वापस बोल दो कि कॉटिलिडोन के ऊपर की तरफ वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट क्या है, एपिकोटाइल। तो ये जो पोर्शन है पूरा ये क्या है, दिस इज द एपिकोटाइल। एंड द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट लाइज बिलो द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम इज हाइपोकोटाइल। ये हाइपोकोटाइल है। फिर यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज द रेडिकल, दिस इज द रूट कैप। और रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला ये क्या है, कोलियोराइजा, which is undifferentiated or a protective sheath that provide protection to root cap and radicle. क्लियर है। फिर यहां पर आप देख रहे हैं यह है प्लीम्यूल। दिस इज द प्लीम्यूल एंड दिस इज शूट एपेक्स एंड दीज आर द लीफ प्राइमोर्डिया। और प्रोटेक्टिव शीथ या होलो फोलियर स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, होलो फोलियर स्ट्रक्चर। होलो फोलियर, फोलियर वर्ड आते ही लीफ से रिलेटेड बात होती है। और क्या यहां पर लीफ प्रिमोडियाज बन रहे हैं, तो लीफ जैसा कुछ प्रोटेक्टिव शीट यहां पर बनता है जो होलो है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लीम्यूल और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को, और वो कहलाता है कॉलियोप्टाइल। तो ध्यान रखना है आपको, पी से प्लीम्यूल है और इसी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली जो है वो क्या है, कॉलियोप्टाइल। पी आ रहा है दोनों में, ध्यान रखना।
रेडिकल और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली शीट है कोलेराइजा। तो आर आर आई याद रखें, कभी भी यहां और यहां और यहां और यहां पर इंटरचेंज मत कर देना वहां पर। क्लियर है? तो कोलेप्टाइल फ्लूम्यूल से रिलेटेड शीट और कोलेराइजा रेडिकल से रिलेटेड प्रोटेक्टिव शीट है। क्लियर है सबको ये बात? तो अब मेरे को इस डायग्राम में देख के ये बताइए कि मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियोज में कौन से डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या स्क्यूटुलम है? क्योंकि स्क्यूटुलम मोनोकोट में होगा लेकिन डाइकोट एम्ब्रियो में नहीं होगा। और कुछ है? क्या है? एपीब्लास्ट है और कोलेप्टाइल है और कोलेराइजा। तो ये जो स्टार लगाए हैं ये केवल मोनोकोट एम्ब्रियो में होंगे, डाइकोट एम्ब्रियोज में नहीं होंगे। बाकी जितने भी हो सारे कॉमन फीचर्स होंगे कि वो डाइकोट में मिलेंगे और मोनोकोट में, चाहे वो एपिकोटाइल हो, हाइपोकोटाइल हो, प्लूम्यूल हो या रेडिकल हो। अब आप वो एलएस वाला डायग्राम देख लो एनसीईआरटी में, हाथों हाथ देखो। आपको साइड में जाता हुआ एक ऊपर की तरफ दिख रहा होगा स्क्यूटुलम, जस्ट अपोजिट साइड पर देखोगे तो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एपीब्लास्ट। दिख रहा है? डायग्राम देखो, एनसीईआरटी में देख लो। फिर आप देखिए ऊपर की तरफ कोलेप्टाइल है और कोलेप्टाइल के अंदर की तरफ शूट, एपेक्स और प्लूम्यूल है। नीचे देखिएगा तो नीचे क्या है? कोलेराइजा, और कोलेराइजा के अंदर की तरफ रूट कैप और रेडिकल पार्ट है। तो ये डायग्राम अगर आता है तो पहचान हो जाएगी ना भाई। ये डायग्राम आ जाए और ये लेबलिंग आपसे करवा ली जाए तो कर सकते हैं। दिस इज द एलएस ऑफ ग्रास एम्ब्रियो। क्लियर? तो यहां पर ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज सीट, एंजियोस्पर्मिक सीट की बात करेंगे क्योंकि सीट तो जिम्नोस्पर्म में बनता है। हम जो बात करेंगे वो किसकी कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म में बनने वाले सीट की। जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? कल कंप्लीट हो जाएगा और हो सका तो आज ही देख लेंगे, नहीं तो और फिर अगर कल टाइम रहेगा अपने पास तो कल स्टार्ट कर देंगे मॉर्फोलॉजी भी। टेस्ट में आपके ये चैप्टर कंप्लीट आ ही रहा है और मॉर्फोलॉजी में जहां तक हो जाएगा वहां तक आ जाएगा। लीव तक है? अरे लगा दिया क्या बार? अच्छा ठीक है, लीव तक आएगा। हालांकि लीव से आगे हो जाएगा अपना कवर, लेकिन लीव तक देंगे। वो आता ही है आपको, रूट स्टेम लीफ में कुछ है ही नहीं, है ना? और नई एनसीईआरटी में तो बिल्कुल ही नहीं है ना? नई एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है। स्टेम में 4-5 लाइन नहीं है बस।
है ना, मॉडिफिकेशन वगैरह सारे हटा रखे नई एनसीईआरटी में, तो आप फॉलो ओल्ड करना भाई, है ना। अरे ये तो पता ही है कि स्टेम में नोड इंटर नोड होती है, ये केवल ये लाइन पढ़ोगे क्या स्टेम में? एनसीईआरटी तो ये लिख रही है बस, ये नोड और इंटर नोड होती है, ब्रांच बनाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हो गया बस स्टेम। टर्मिनल और एक्सिलरी वर्ड बनती है, हो गया स्टेम, खत्म। और रूट में बात करोगे तो वो टैप रूट सिस्टम की बात हो रही है, एडवेंटिशियस की और फाइब्रस की, खत्म। और ओरिजिन वाला डायग्राम दे रखा है। बाकी पहले तो आप प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, न्यूमेटोफोर वो भी बात करते थे, एनसीईआरटी में था वो तो, नहीं मैं तो हटा दिया उसको। आप पढ़ेंगे, पढ़ना ही है, पढ़ाओगे क्या, पढ़ना है, क्योंकि अभी जो पेपर आया है उसमें भी ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो हुई है। अब एनाटॉमी में देखे तो एनाटॉमी स्टार्ट कर रहा है नई एनसीईआरटी टिश्यू सिस्टम से, जबकि क्वेश्चन तो पहले के भी आए, पेरेन्काइमा पे आया नहीं आया क्वेश्चन, होलेनकाइमा सब पे आ रहा है क्वेश्चन, जाइलम फ्लोएम पे, जाइलम फ्लोएम हटा दिया भाई। हाथ पढ़ोगे टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ाया जा रहा है आपको, पता ही नहीं है वेस्कुलर टिश्यू होता क्या है। तो सिस्टम तो बाद में बात आती है, पहले टिश्यू तो देखो, टिश्यू देखोगे तो पहले तो मेरिस्टेम तो देखो, ठीक है। तो इट इज अ रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी, ये केवल रैशनलाइज्ड है, जो कुछ समय के लिए है, लिखा हुआ भी आपने देखा होगा, रैशनलाइज्ड है ये, यानी कुछ समय के लिए है। कोविड के टाइम पे बनी हुई एनसीईआरटी है, जिस टाइम पर सब कुछ बंद था, तो वो मान लिया गया। इससे पहले तो 9वीं में पढ़ लिया था, 10वीं में देख ही लिया था पेरेन्काइमा क्या होता है, तो उसको हटा दिया जाए। तो कुछ समय के लिए हटा भाई है, आगे आने वाले दिन में वापस सारी चीजें आ जाएंगी जो पुरानी एनसीईआरटी में थे, और हो सकता है कुछ एडिशनल चीजें भी जुड़ जाएं उसमें। तो 2025 एंड या 26 तक वो नई एनसीईआरटी आने के चांसेस हैं अभी। तो ये केवल कुछ दिनों की मेहमान नहीं है एनसीईआरटी, लंबे समय नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी अभी आप देख रहे हैं वो केवल मात्र दिखावा है और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। आप खुद सोचिए, एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो आपको टिश्यू की जानकारी नहीं, मेरिस्टेम की जानकारी नहीं, तो सिस्टम क्या पढ़ोगे? जाइलम फ्लोएम तो आता नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा की जानकारी नहीं है, पढ़ रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वहां आ रहा है ये पेरेन्काइमा है, क्या होता है ये, कोलेनकाइमा होता क्या है, स्क्लेरेन्काइमा होता क्या है ये, बस। तो पहले वो जानकारी होगी, जब भी तो आप सिस्टम पे बात करोगे, ठीक है। कर दे रहा है इसको। और कई लोगों को गलतफहमी ये थी सेकेंडरी ग्रोथ की भी, एग्जाम में बहुत लोगों ने पूछा है कि सर ये सेकेंडरी ग्रोथ तो हटा हुआ है, ये भी आएगा क्या, डिलीटेड पोर्शन है एनसीईआरटी में। तो एक बात उन्होंने गौर की नहीं होगी, सिलेबस तो अपन देखते नहीं है, तो पिछले ईयर्स के कभी आप सिलेबस को अगर देखें नीट के सिलेबस में, तो कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ मेंशन ही नहीं है। और सेकेंडरी ग्रोथ पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना, कॉर कैम्बियम इन पर। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होगा तभी तो बनेंगे ये सब, तो सेकेंडरी ग्रोथ तो होता है। जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो किसी प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ भी देखोगे और सेकेंडरी ग्रोथ भी देखोगे, बिना उसके तो एनाटॉमिकल स्टडी की नहीं जा सकती है। फिर एनाटॉमी में क्वेश्चन दोनों पे आते हैं। कुछ नहीं पता अभी तो फिलहाल अपन बात कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्मिक सीड पे कर रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक सीड, वेयर द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्या ये, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या सीड एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है? इट इज अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल ही मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके अंदर और एम्ब्रियो बन जाएगा, तो क्या आप उसको सीड बोलोगे? द ओव्यूल कंटेनिंग द एम्ब्रियो इज अ सीड, उसी को क्या बोला जाता है? सीड बोला जाता है। और क्या आप ओव्यूल को इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हो? तो मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या फिर मैच्योर फर्टिलाइज्ड
इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इसको बोला जा सकता है क्या? तो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के लिए टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। A typical mature seed contain 3 parts। कितने पार्ट्स होते हैं उसके अंदर? 3 पार्ट्स होते हैं। और वो 3 पार्ट जो है इसके अंदर, उसमें है एक सीड कोट। दूसरा जो पार्ट है जो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट इज नोन एज एंडोस्पर्म। इट मे और मे नॉट प्रेजेंट। और तीसरा जो पार्ट होगा इसके अंदर, दैट इज अ एम्ब्रियो। थर्ड पार्ट इज अ एम्ब्रियो। एंड दिस एम्ब्रियो कंटेन cotyledons and embryonal axis। अगर मोनोकॉट का सीड होगा तो उसमें एक सिंगल कॉटिलिडॉन होगा, और डाइकॉट का होगा तो उसमें 2 कॉटिलिडॉन्स होंगे। तो ये जो एम्ब्रियो है, क्या ये अगली जनरेशन को चलाने का काम कर रहा है? नई पीढ़ी इसी से बनेगी भाई। तो क्या इसको प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं? दिस एम्ब्रियो इज कंसिडर्ड एज द progenitor of next generation। तो एनसीईआरटी की लाइन मिलेगी, एम्ब्रियो इज द प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इस सीड कोट के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कर्नल। क्या बोलते हैं उनको? कर्नल बोला जाता है। ऑल द स्ट्रक्चर्स inside the seed coat collectively termed as kernel। अब एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यही बेस है कि 2 तरह के सीड पाए जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड्स। बात आती है अब टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसको नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोला जा सकता है, या फिर उसको एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं। दूसरे जो टाइप होते हैं सीड्स के, वो होते हैं एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक या फिर इनको एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोल देते हैं। बात आती है क्या डिफरेंसेस इन दोनों के अंदर। नाम से पता लग रहा है कुछ। नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, मींस एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका होगा जब तक सीड बनेगा। तो ये सीड है ऐसा जहां पर एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, या फिर दूसरे शब्दों में आपको मिल सकता है दैट एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो फिर यहां एंडोस्पर्मिक नाम आ ही रहा है, क्या बोलोगे? एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। दूसरे शब्दों में मिल सकता है द सीड्स वेयर द एंडोस्पर्म रिमेन्स परसिस्टेंट, जहां अभी भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, उपस्थित है। क्या बोलोगे? वो है एंडोस्पर्मिक सीड। परसिस्टेंट शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, समझ जाओगे ना। परसिस्टेंट यानी रिमेनिंग है, अभी वो प्रेजेंट है। क्लियर? दोनों तरीके से याद रखेंगे। फिर अगर यहां एंडोस्पर्म नहीं है तो फूड स्टोर अब एंडोस्पर्म में तो हो ही नहीं सकता, तो फिर कॉटिलिडॉन में होता है। कहां पर होता है? तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के अंदर फूड स्टोर्ड होता है कॉटिलिडॉन्स के अंदर, फूड स्टोर्ड इन कॉटिलिडॉन्स। और क्योंकि अब फूड कॉटिलिडॉन्स के अंदर स्टोर होने लगा है, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इज थिक एंड फ्लैशी। कैसे हो जाते हैं? थिक नेचर के और फ्लैशी नेचर के हो जाते हैं कॉटिलिडॉन्स।
लेकिन अगर यहां एंडोस्पर्मिक सीड्स के अंदर देखें तो क्योंकि एंडोस्पर्म है तो फूड अभी भी कहां स्टोर हो रहा होगा, फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म ओनली। और क्योंकि एंडोस्पर्म में ही फूड स्टोर हो रहा है तो ऐसे सीड्स में जो कोटिलिडॉन्स होंगे वो थिक और फ्लैशी नहीं होंगे, उनका नेचर होगा थिन और मेम्ब्रेनस। These are the important differences between non-endospermic and endospermic seeds. अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं दे आर यूजुअली फाउंड इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जबकि एंडोस्पर्मिक सीड्स मोनोकॉट्स के यूजुअली इन मोनोकॉट्स। तो यूजुअली देखने को मिलेंगे मोनोकॉट्स में। अब यहां पर आपसे एग्जांपल्स देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो दिमाग में रखिएगा डाइकॉट में जो एग्जांपल यहां नॉन एंडोस्पर्मिक के रेफरेंस में यूज करते हैं वो फेबेसी के करते हैं, एनसीईआरटी भी वही दे रहा है। पी, ग्राम, बीन, ग्राउंडनट, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, फेबेसी के हैं। और फेबेसी इज अ डाइकॉट फैमिली, तो वही एग्जांपल यूज होंगे यहां पर। तो डाइकॉट्स में ये एग्जांपल याद करने हैं आपको, पी है, ग्राम है, बीन है, पल्सिस भी आ सकता है और ग्राउंडनट। और मोनोकॉट्स में जो एग्जांपल्स मेंशन मिलेंगे वो एग्जांपल्स पोएसी के हैं, ग्रेमिनी फैमिली के हैं, एंड ग्रेमिनी इज अ मोनोकॉट फैमिली। तो यहां पर जो एग्जांपल यूज करते हुए मिलेंगे वो होंगे व्हीट, राइस, मेज, बार्ले और कोकोनट। ये लिस्ट याद रखनी है आपको, इधर फेबेसी के उधर पोएसी के एग्जांपल्स। क्लियर। अब यहां पर दो एक्सेप्शन है, उनको भी मिला दिया जाएगा लिस्ट के अंदर और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए इनमें से कितने तो एंडोस्पर्मिक या कितने नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो जवाब होगा आपके पास, ठीक है। तो यहां पर एक्सेप्शन आता है कैस्टर, एक्सेप्शन इज अ कैस्टर। ये कैस्टर एक डाइकॉट है, तो इधर एक्सेप्शन आता है ऑर्किड। कैस्टर के साथ साथ एक एक्सेप्शन और याद रखिएगा, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी इज अ डाइकॉट फैमिली। जब फैमिली वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको सोलेनेसी की बात भी नजर आएगी। दोनों के अंदर मिलते हैं, मिलने चाहिए थे कैसे, दोनों डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन दोनों के अंदर मिलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। और यहां पर ये ऑर्किड की बात करें तो ऑर्किड इज अ मोनोकॉट, और मोनोकॉट है तो मिलना चाहिए था सीड कैसा, एंडोस्पर्मिक नेचर का, लेकिन ऑर्किड्स में सीड होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों के आंसर देना है आपको विद एक्सप्लेनेशन। पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है प्लांट पार्ट हैविंग 2 जनरेशंस, जिसमें ये दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी मिल रहा है और सीड भी मिल रहा है। अब आपको इसमें जवाब दिए देना है कि आंसर क्या जाएगा। बात की बात ये करेंगे तो पहले का जवाब दे दें, याद है तुम लोग।
है? सीड, सीड ने तो फर्स्ट, तो आंसर जो है इसका वो है अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यही आंसर जाएगा। लेकिन सीड भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के अंदर दो जनरेशंस मिलती हैं, लेकिन आंसर क्या गया है? बेस्ट आंसर, बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस इज अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, अब क्यों उसको हम बेस्ट ऑप्शन मान रहे हैं वो देखना है, क्योंकि जनरेशन तो दोनों में दो जनरेशन मिल रही है, लेकिन हमने बेस्ट ऑप्शन क्या माना है? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो फिर ये समझे, सबसे पहले तो यहां पर देखिए सीड में दो जनरेशन है या नहीं है? किसको मानोगे दो जनरेशन इसमें? किसको दो जनरेशन मानेंगे? हैं? न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट कहां है यहां पर? ये सीड ये रहा बेटा, सीड की बात करें, सीड की तीन जनरेशन होगी, कौन कौन सी? सीड में न्यूसेलस कहां है? कहां है इसमें? तो इसमें होगा वही तो गिनोगे, क्यों भाई न्यूसेलस है? सीड की बात कर रहे हैं अपन, सीड में कितनी? दो ही जनरेशन है, तीन नहीं है। अरे ये तो बता रहा हूं मैं आपको कि दोनों में दो जनरेशंस हैं, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो आपसे ये बोल रहा हूं मैं, पहले तो इसको बताएं कि भाई सीड में दो जनरेशन कौन सी हैं, तो दो जनरेशन कौन सी हैं वो देख लो पहले तो। ये जो सीड कोड है ये बनता है किससे? इंटेग्यूमेंट से, याद करो। ये इंटेग्यूमेंट मैच्योरिटी अटेन करता है तो क्या बनाता है? सीड कोड बनाता है। अरे हाँ या ना? और ये जो इंटेग्यूमेंट था क्या 2n डिप्लॉयड जनरेशन थी? तो क्या सीड कोड भी 2n बनेगा? तो क्या ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन हुई? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ओल्ड स्पोरोफाइटिक जनरेशन को। किसको? दिस सीड कोड इट रिप्रेजेंट्स द ओल्ड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो एक तो जनरेशन हमें ये दिख रही है ओल्ड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, दैट इज द सीड कोड। दूसरी जनरेशन इसके अंदर है ये एम्ब्रियो, दिस इज द न्यू स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये क्या मानेंगे इसको? क्योंकि ये भी क्या है? डिप्लॉयड जनरेशन है। एम्ब्रियो इज 2n और नॉट? डिप्लॉयड जनरेशन है, तो ये डिप्लॉयड जनरेशन मतलब स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, लेकिन कैसी है? पुरानी नहीं है। कैसी है? नई है। तो दिस एम्ब्रियो रिप्रेजेंट्स द न्यू स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो क्या सीड के अंदर दो जनरेशन मिलती है? दो ही जनरेशन होती है, देखो, या तो गेमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक। ट्रिप्लॉइड नाम की कोई जनरेशन नहीं है। तो एंडोस्पर्म इज नॉट अ जनरेशन, एंडोस्पर्म इज जस्ट अ न्यूट्रिटिव पार्ट। क्या है वो न्यूट्रिटिव पार्ट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? और जनरेशन में तो मिलना चाहिए ना, जनरेशन होनी चाहिए, सीड कोड भी मिलेगा और एम्ब्रियो भी मिलेगा। और ये दोनों जनरेशन और दोनों डिप्लॉयड जनरेशन मतलब दोनों स्पोरोफाइटिक है। अंतर केवल इतना है, एक पुरानी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है और एक नई जनरेशन को। क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ओल्ड स्पोरोफाइटिक जनरेशन को, और एम्ब्रियो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू स्पोरोफाइटिक जनरेशन को। इसका मतलब सीड के अंदर दो जनरेशन तो पाई जा रही है। क्लियर है? लेकिन हम जो आंसर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें भी दो जनरेशन है, और वो बेटर आंसर क्यों गया है वो देखना है अपन को। ये एक अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल को अगर देखें तो उसमें ये सेंटर में बन रहा है क्या? जानते हो ना इसको, कई बार बना लिया अपन ने। अब तो क्या ये एम्ब्रियो सेक है, ये दिस इज द एम्ब्रियो सेक। इसके बाहर की तरफ क्या है? ये न्यूसेलस पार्ट, और उस न्यूसेलस के बाहर की तरफ क्या है? ये इंटेग्यूमेंट्स हैं। तो न्यूसेलस और ये इंटेग्यूमेंट्स क्या ये डिप्लॉयड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी 2n और ये भी 2n। इसका मतलब ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? स्पोरोफाइटिक जनरेशन को। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
लेकिन इसी स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर प्रेजेंट क्या है, ये दिस इज द एम्ब्रियो सेक, एंड दिस एम्ब्रियो सेक इज अ फीमेल गेमेटोफाइट। क्या ये है एक फीमेल गेमेटोफाइट। और अगर ये फीमेल गेमेटोफाइट है तो क्या ये गेमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट द गेमेटोफाइटिक जनरेशन। ये फीमेल गेमेटोफाइट है, मतलब ये हेप्लॉइड जनरेशन यानी गेमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये ऐसा ओव्यूल दिखाई दे रहा है जो अनफर्टिलाइज्ड है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या इसके अंदर? नहीं हो रहा। मींस दिस इज अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल वेयर nucellus and integument represents sporophytic generation and this embryo sac represents the gametophytic generation। तो बताएं यहां पर क्लियर कट डिस्टिंक्ट जनरेशन किसमें दिख रही है, सीड में या अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में, जहां पर अलग अलग जनरेशन दिख रही है, हेप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड जनरेशन, गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन। लेकिन सीड में ऐसा नहीं था। सीड में जो जनरेशन दिख रही थी वो केवल स्पोरोफाइटिक जनरेशन थी, अंतर केवल नया और पुराना था, ओल्ड स्पोरोफाइट और न्यू स्पोरोफाइट। इसने बेस्ट आंसर वो देंगे जिसमें क्लियर कट या डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिल रही है, दैट इज द गेमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या गया, अप्रोप्रिएट आंसर ज्यादा कौन सा है, जहां डिस्टिंक्ट जनरेशन दिखती है यानी गेमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, वो किसमें दिखता है? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में। क्लियर है? दूसरे का आंसर दे लो, ये आगे ना समझ में? ठीक है, दूसरा आंसर बता दो। दूसरा क्वेश्चन ये, द प्लांट पार्ट हैविंग 2 जनरेशंस एंड 3 जीनोटाइप्स। इसका आंसर तो केवल और केवल जाएगा सीड, सीड ही जाएगा इसका आंसर। तो 2 जनरेशन वाली बात तो आपको पता ही चल गई कि सीड में 2 जनरेशन कौन सी है, दिख रही है क्या अपन को? कौन सी है? ओल्ड और न्यू, यानी सीड कोट और एम्ब्रियो है। अब यहां पर 3 जीनोटाइप है, ये तीनों जो पार्ट हैं सीड के, तीनों अपने आप में अलग अलग जीनोटाइप हैं, तीनों के अंदर अलग अलग जीन्स हैं। जीनोटाइप तो समझते ही हो, जेनेटिक स्टॉक या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो तीनों का अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? अगर आप सीड कोट के अंदर जीन्स की बात करोगे तो इसमें बिल्कुल वही जीन्स होंगे जो कि इंटेग्यूमेंट में थे, ठीक है, तो अलग हो गया। लेकिन ये डिप्लॉइड है, तो अगर आप बोलोगे ये भी तो डिप्लॉइड है, तो इसमें भी सेम जीन्स होंगे क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज अ फ्यूजन प्रोडक्ट। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करे थे तब क्या बना था? जाइगोट बना था ना। और जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट हुआ तब क्या बना? ये एम्ब्रियो बना। तो इसमें मेल के भी जीन्स आए और फीमेल के भी जीन्स आए, लेकिन यहां तो केवल फीमेल के जीन्स थे, क्योंकि इंटेग्यूमेंट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल जनरेशन, ओव्यूल का पार्ट है ना ये तो इसमें तो केवल फीमेल वाले जीन्स थे, इसमें दोनों जीन्स हैं, मेल भी और फीमेल के भी। क्लियर है? तब ये फ्यूजन प्रोडक्ट बना तो इसका जेनेटिक मेकअप अलग हो गया। अब बोलो इसका एंडोस्पर्म का क्या जेनेटिक मेकअप इन दोनों से अलग होगा? होगा ही सही, क्योंकि ये तो ट्रिप्लॉइड बन के आ रहा है, और ट्रिप्लॉइड बना है तो ये भी एक फ्यूजन प्रोडक्ट बना है। एक मेल गैमीट फ्यूज करा था किसके साथ? तो पोलन न्यूक्लियस, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया था जिसने, याद आ रहा है? तो जीन्स इनमें भी अलग हुए। इसका मतलब तीनों के जीन्स अलग अलग हैं। इसने सीड के अंदर क्या 3 अलग अलग जीनोटाइप दिखते हैं, 2 जनरेशन दिखती हैं। तो ऐसा पार्ट जिसमें 2 जनरेशन और 3 जीनोटाइप दिखते हैं वो क्या हो गया? सीड हो गया। क्लियर है? पहले वाले में अगर वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल नहीं दिया होता तो आंसर क्या देते? सीड ही देते। अब सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 48 कर लें आप जल्दी से। सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 48। टू जनरेशन वन विद इन द अदर, ये है। तो उसमें आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन, पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। क्या एंथर स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है? अरे हाँ या ना? एंथर इज 2n डिप्लॉइड है, और पोलन ग्रेन n गेमेटोफाइटिक जनरेशन।
तो बता दीजिए सही है गलत, सही है ना। स्पोरोफाइट के अंदर गेमिटोफाइट मिल रहा है, तो पहला सही होगा। दूसरा देखो, जर्मिनेटेड पोलन विद 2 मेल गेमिट्स। पोलन जर्मिनेटेड है और उसमें क्या है, 2 मेल गेमिट, और दोनों एक ही टाइम पर डेवलपमेंट चल रहा है, तभी है ना। और दोनों एन है, एप्लॉइड है, पोलन भी एप्लॉइड है और गेमिट भी एप्लॉइड है, तो ये भी नहीं होगा। आप नया और पुराना भी बात नहीं कर सकते हैं। फिर देखो तीसरा, सीड इनसाइड द फ्रूट 2n। मैच्योर ओवरी तो है फ्रूट, और आप ये देख रहे हैं सीड, ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, 2n, तो ये भी स्पोरोफाइट है। और मैच्योर ओव्यूल को आप सीड बोल रहे थे, तो दोनों न्यू स्पोरोफाइटिक जनरेशन हैं। क्या है, न्यू। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सीड एंड फ्रूट, याद है ना। तो दोनों नई स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। लास्ट तो आपके सामने ही है, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक इज गेमिटोफाइटिक जनरेशन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओव्यूल इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो क्या गेमिटोफाइट स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर है, क्लियर है, तो यानी ए और डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखें, आपसे वो नई पुरानी वाली बात तो नहीं पूछी जाएगी। हाँ, आपको इसमें देखना होता है गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइटिक जनरेशंस को, ठीक है। इतना ही ऐसे पूछेंगे, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको और मिला कभी एग्जाम में, तो ऐसा ही आएगा कि गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइटिक जनरेशन को ढूंढ लेना आप। क्लियर है, कर लोगे, ये रब कर दें, समझ में आ गया सबको भाई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीट का, क्वेश्चन आते ही रहते हैं इस पार्ट में से। कर दो रब, ये पोर्शन हो गया भी सबका, नहीं ये वाला पोर्शन केवल हो गया ये तो। अरे हाँ है ना, तो बोल दो क्या है, नींदों में होते हो। मौसम बढ़िया हो रहा है सर, नींद आ रही है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, समोसा खाने का मन कर रहा है। ग्राम का एम्ब्रियो देखा था आपने, और एनसीईआरटी में ग्राम का सीड भी दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं। जब सीड की बात हो रही है ना उस पन्ने पर एनसीईआरटी में, जो सीड्स दे रखे हैं, जहाँ कैस्टर सीड भी है, एप्पल का डायग्राम भी है, स्ट्रॉबेरी का भी, वहां पर ये दोनों डायग्राम, एक तो बना चुका मैं आपके लिए एम्ब्रियो वाला, ये सीड का है। इंटेगुमेंट जो होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओव्यूल के अंदर, व्हेन इट बिकम हार्डन, जब वो हार्ड हो जाता है, इट हार्डन्स, इट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी सीड पर एक स्कार, एक निशान दिखाई देता है, जहां पर पहले फ्यूनिकल जुड़ा हुआ था, वो रिप्रेजेंट करता है हाइलम को। किसको, हाइलम को। सो दिस इज अ scar on a seed where funicle was attached। ये कि ये लाइन क्वेश्चन में आई थी, यही लाइन आई थी, scar on a seed where funicle was attached is a hilum। तो फिर ओव्यूल के अंदर जो ओपनिंग थी उसको क्या बोलते थे, माइक्रोपाइल। तो क्या सीड के अंदर भी ओपनिंग होगी, तो दिस इज द पोर और ओपनिंग, और ये पोर और ओपनिंग जो है वो है माइक्रोपाइल ही। और जर्मिनेशन के टाइम पर दिस माइक्रोपाइल इट फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर और ऑक्सीजन को सीड में पहुंचाने में कौन सहायता करेगा, ये माइक्रोपाइल ही करेगा। सो दिस फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड water in seed at the time of germination।
तो ये ध्यान रखना है इस बात का। ये रब कर दें, लिख रहे हो? जल्दी लिखो यार, क्या कर रहे हो? दूसरा एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है इसके अंदर, दैट इज मेज ग्रेन। जो साल नीट में आया भी। लिख लिया? मेज ग्रेन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेज का जो एक ग्रेन होता है वही उसका फ्रूट माना जाता है, और वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक फ्रूट का कैरेक्टर इसमें पाया जा रहा है। मेज बिलोंग्स टू विच फैमिली? कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है मेज? पोएसी, दैट इज ग्रेमिनी। पुराना नाम है इसका ग्रेमिनी। और ग्रेमिनी का जो फ्रूट है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि सीड कोट फ्यूज हुआ होता है पेरिकार्प के साथ। व्हाट इज पेरिकार्प? फ्रूट वॉल होती है ना। तो यहां पर ये सीड कोट जो था वो फ्यूज हो चुका होता है किसके साथ? पेरिकार्प के साथ। तो मेज ग्रेन में ये कैरेक्टर पाया जा रहा है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ सीड कोट अलोंग विद द पेरिकार्प। और अगर ऐसा है तो उसका ग्रेन जो है वो उसका फ्रूट माना जाएगा। और ये जो फ्रूट है, इस फ्रूट को बोलते हैं हम कैरियोप्सिस। सुना हुआ ये नाम? कैरियोप्सिस। दिस कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ विच फैमिली? पोएसी। पढ़ोगे आप मॉर्फोलॉजी में, और हर एक फैमिली के फ्रूट का नाम तो आना ही चाहिए आपको। तो पोएसी के कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट का नाम क्या है? कैरियोप्सिस। उस कैरियोप्सिस फ्रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? सीड कोट पेरिकार्प के साथ जाके फ्यूज हुआ रहता है। क्लियर है? और मेज के ग्रेन में ऐसा ही दिख रहा है, और यही वजह है कि मक्के का हर एक दाना उसका फल माना जाता है। क्लियर है? और वो फल का नाम क्या है? कैरियोप्सिस, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है किस फैमिली का? पोएसी का। पहले तो दिमाग में ये होनी चाहिए सारी बातें। क्लियर है? अब आपको बताइए कि एक सीड के अंदर देखें तो 3 पार्ट है, सीड कोड है, एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो है या नहीं है? तो ये पार्ट, ये तो सीड कोड जो फ्यूज हो चुका है पेरिकार्प के साथ, तो अब ये क्या है? एंडोस्पर्म। और ये बाकी का रिमेनिंग पार्ट इज, ये रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो को। किसको? ये एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो पार्ट हो गया यहां पर एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म मेज में है, इसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं स्टार्ची नेचर बोल सकता हूं इस एंडोस्पर्म का? तो ये है स्टार्ची नेचर का एंडोस्पर्म। 3N होगा? अरे 3N होगा, ठीक है। और एंडोस्पर्म में बाकी दूसरा कंटेंट भी तो हो सकता है, तो इसके अंदर प्रोटीन भी है, बट दैट प्रोटीन कंसंट्रेट टू फॉर्म अ लेयर। और वो लेयर जो यहां पर बनाई गई है वो है एल्यूरोन लेयर। तो ये एल्यूरोन लेयर जो होता है, इट इज प्रोटीनेशियस। कैसा होता है ये प्रोटीनेशियस है। पूरा प्रोटीन कंटेंट जो था एंडोस्पर्म का वो कहां आ गया? इस लेयर के अंदर आ गया। दिस इज एल्यूरोन लेयर। क्योंकि एंडोस्पर्म का ही पार्ट है, तो बताइए एल्यूरोन लेयर की प्लॉइडी क्या बोलोगे? 3N, क्योंकि ये भी एंडोस्पर्म का ही पार्ट है। तो दिस एल्यूरोन लेयर इज ऑल्सो
ट्रिप्लॉइड 3n ही होगी। फिर यहां पर आपको दिखता है पार्ट, दिस पार्ट इज अ स्क्यूटुलम, ये पार्ट स्क्यूटुलम है, द सिंगल कॉटलिडॉन और मोनोकॉट इज नोन एज स्क्यूटुलम। फिर आपको यहां पर जो पार्ट्स दिखते हैं वो ये है, पहचान जाओगे अब तो, बोलो व्हाट इज दिस? दिस इज कोलियोप्टाइल एंड दिस इज कोलियोराइजा। ये है यहां पर प्लिम्यूल एंड दिस वन इज रेडिकल। अगर मैं यहां पर इनको ऐसे लिख दूं, ये नाम ना लिख के डायग्राम दे दिया जाए, ए बी सी और डी लिख दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए बताइए इन ए बी सी डी लेबल्ड पार्ट में से कौन सा लेबल्ड पार्ट है जिससे रूट का इनिशिएशन होता है? सी, यही था क्वेश्चन। ठीक है, कई लोग उसको डी करके आ गए थे। तो रेडिकल से तो होता है रूट का फॉर्मेशन, कोलियोराइजर से थोड़ी ना होता है। कोलियोराइजर तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो इस बार का क्वेश्चन यही है। टाइम हो गया। फैक्टर्स फॉर सीड जर्मिनेशन, कुछ नहीं है उसमें, ऐसे देखना है बस, खास नहीं है। टाइम हो गया क्या? अब जो है 3-4 मिनट है अपने पास। 1 मिनट में तो हो जाए, 1 मिनट का ही है। कल कर लेंगे, चलो ठीक है। तो कल देखते हैं इसको फिर। तो इसमें थोड़ी सी बात रहेगी अपनी, एक तो सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड बात है कि जब सीड मैच्योरिटी अटेन करता है तो मैच्योरिटी अटेन हो गई। तो जब सीड मैच्योरिटी अटेन करता है तो उसमें केवल 10 से 15% वाटर कंटेंट रह जाता है। ठीक है, और सीड जर्मिनेट उस स्थिति में नहीं हो सकता। सीड को मॉइस्चर कंटेंट चाहिए और उसमें मॉइस्चर कंटेंट 90% होना आवश्यक है, तब जाके सीड जर्मिनेट करता है। क्लियर है? तो जब सीड मैच्योरिटी अटेन करता है तो उसमें से वाटर लॉस होने लगेगा और वाटर लॉस होते होते उसमें 10 से 15% वाटर रह जाता है। तो क्या ये लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हो रहा है? और जब वाटर डिहाइड्रेट होगा यानी वाटर लॉस होगा, उसके अंदर से सीड डिहाइड्रेट करेगा, तो उस स्थिति में उसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट होंगी तो क्या एम्ब्रियो जो है वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा, एंड दैट इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज डोरमेंसी। तो क्या सीड डोरमेंसी अवस्था में आ जाएगा? तो अब वो जो सीड मैच्योर हो चुका है वो डिहाइड्रेट भी है और वो डोरमेंट भी है, तभी जाके हम क्या उसको स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि स्टोरेज तभी पॉसिबल है जब उसका वाटर कंटेंट भी ना हो और उसमें डोरमेंट स्थिति भी हो। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो सीड लगातार मॉइस्चर कंटेंट लेता रहेगा और जर्मिनेट होता रहेगा। तो आपसे पूछा जाए सीड को स्टोर करने के 2 क्रूशियल फैक्टर्स क्या हैं? डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी है। क्लियर है? आगे की बात और करेंगे कल। यानी ये लगभग कंप्लीट ही है चैप्टर, केवल एपोमिक्सिस है मेन तो इसमें। तो फिर कल ही अपना चैप्टर नया भी स्टार्ट होगा और वो मॉर्फोलॉजी है। तो जो भी आप एनसीईआरटी लाना चाहें, मॉड्यूल लाना चाहें, ले आना। थैंक यू। इतनी जल्दी जैसे कैद खाने में से भागते हैं, एकदम भागते हैं सब हैं।